नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेटा आज की 30 अगस्त 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज की। फर्स्ट जो आर्टिकल है वो है 5G नेटवर्क से रिलेटेड। ठीक है, रिलायंस जियो जो कि आपको पता है कि इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है, उसके द्वारा अनाउंस किया गया है कि 2023 दिसंबर तक पूरे देश में 5G नेटवर्क डेवलप कर लिया जाएगा। और अभी इस साल के एंड तक अगर देखें तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये दिवाली तक यहाँ पर हम 5G नेटवर्क देख पाएंगे। तो ये है इसके, देखो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जियो कैसे करेगा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि 5G टेक्नोलॉजी का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा कम्युनिकेशन में वो कैसे होगा। देखो इसके दो मेथड्स बताए हुए हैं, दो मोड है। एक तो स्टैंड अलोन मोड है, एक नॉन स्टैंड अलोन मोड है। स्टैंड अलोन मोड में क्या होता है कि आप सेपरेट पूरा नेटवर्क तैयार करोगे। स्टैंड अलोन मतलब सेपरेट, राइट। और नॉन स्टैंड अलोन में क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क है उसी का आप यूज़ करोगे 5G कम्युनिकेशन के लिए। तो ये हो गया नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क। क्लियर है? बस यही चीज़ है। दोनों के खुद के कुछ फ़ायदे हैं, खुद के कुछ नुकसान हैं। ठीक है, स्टैंड अलोन मोड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बस वही है कि जो 4G नेटवर्क है उसी के पैरेलली आप 5G नेटवर्क भी तैयार कर दोगे। सेपरेट इक्विपमेंट, सेपरेट नेटवर्क, सब कुछ एकदम अलग। ठीक है। और जबकि नॉन स्टैंड अलोन में क्या होगा कि जो 4G कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। ठीक है। नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क है वो देखो थोड़ा आसान रहता है। कैसे? क्योंकि 4G नेटवर्क तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, इसी को अपग्रेड कर लेना है, इसी को यूज़ कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर टाइम बीतने के साथ साथ में धीरे धीरे और इन्वेस्टमेंट राइज करके स्टैंड अलोन नेटवर्क तैयार किया जा सकता है। कुल मिलाकर के 4G नेटवर्क को यूज़ करो, बढ़िया, क्यों पैसा खर्च कर रहे हो। ठीक है, तो उसका यूज़ करके आप यूज़ करोगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंड अलोन। और फिर बाद में टाइम बीते उसके साथ साथ में 5G नेटवर्क सेपरेट डेवलप कर दो, वो स्टैंड अलोन हो जाएगा। की डिफरेंसेस की बात करें, एक तो 5G में जो स्टैंड अलोन नेटवर्क होता है ना उसका बेनिफिट क्या है कि एक तो हाईली सोफिस्टिकेटेड स्पीड मिलेगी। नेटवर्क की जो फंक्शनिंग है उसको आप अपनी यूसेज के हिसाब से स्लाइसिंग कर सकते हो। जैसे कि मान लो कोई बड़ी कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो काम कर रही है, तो उन लोगों को अगर काम करने के लिए अलग अलग सेगमेंट में सॉफ्टवेयर की क्या मतलब अपलोडिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, उसके लिए मान लो तो वो डिवाइड कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो भी वो नेटवर्क कनेक्शन लेंगे। ठीक, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। तो स्टैंड अलोन में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी मिलती है। नॉन स्टैंड अलोन में क्या होता है कि इसमें देखो एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही आप यूटिलाइज करोगे, राइट। पर इसमें बेनिफिट क्या है कि ऑपरेटर को पैसा कम खर्च करना पड़ता है। केवल 4G नेटवर्क में आप 5G को यूज़ कर लो, 4G नेटवर्क वाला वो जो सिस्टम है वो आपको कॉर्पोरेशन दे देगा। इस तरीके से शुरुआती टाइम पर हमेशा नॉन स्टैंड अलोन पे ही ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑटोमेटिकली डाउन रहती है। सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर क्या है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड। ठीक है, एक तरीके से हम देखें तो मेन जो मुद्दा है वो कंपैटिबिलिटी और डिवाइस इकोसिस्टम का रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5G नेटवर्क हम अगर यूज़ करें और वो उसकी बैकिंग है नॉन स्टैंड अलोन मोड में 4G नेटवर्क की, तो उसके लिए जो स्मार्टफोन्स हैं वो कितने हैं, और दूसरी तरफ स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क जो डेवलप किया जाए उसके लिए स्मार्टफोन्स कितने हैं। तो हमारे देश में अभी जो मेजरली जो डिवाइस 5G नेटवर्क वाले जितने भी सेलफोन्स आपने देखे हैं अभी तक, वो मैक्सिमम किसके हैं, नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क है। मतलब 4G नेटवर्क पे 5G एयरवेव्स ट्रांसमिट की जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 4G नेटवर्क जो है वो सपोर्ट देगा। तो हमारे यहाँ पर मेजर जो फंक्शन रहेगा इनिशियली वो कौन सा रहेगा, नॉन स्टैंड अलोन में, और फिर स्टैंड अलोन पे धीरे धीरे आगे स्विच कर लिया जाएगा एज पर द नीड। ओके, और इसमें क्या होगा, 4G नेटवर्क एज इट इज यूज नहीं आएगा, इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। और वो अपडेट कौन करेगा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो भी है वो, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में है सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा, या फिर उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे एंड्रॉयड iOS है तो वो आप अपडेट करवा सकते हो जिससे कि वो 5G में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखी जाए, और डिवाइस इंस्टॉलेशन तो डेफिनेटली हो गई, ठीक है, चाहे फिर छोटी सी चिप लगे या फिर एंटीना लगे, कुछ भी लगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आर्किटेक्चर वाला पॉइंट और आ जाता है कि भाई स्टैंड अलोन ज़्यादा एप्लीकेबल है या नॉन स्टैंड अलोन। तो नॉन स्टैंड अलोन ज़्यादा सा अभी एप्लीकेबिलिटी दिखाई दे रहा है इंडिया में।
इसके आगे देखा जाए तो अभी तक हमारे यहाँ पे स्मार्टफोन्स में पेनिट्रेशन कितनी है, 3% ही है, जो कि 5G इनेबल्ड है। और इस साल के एंड तक एक्सपेक्टेड है लगभग 35% स्मार्टफोन्स होंगे वो 5G इनेबल्ड होंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ना है ही आगे। और सैमसंग का सबसे बड़ा मार्केट है इसमें। ठीक है, और कंज्यूमर्स को बेनिफिट क्या है, देखो 4G में पीक डेटा स्पीड आती है 100 Mbps, जबकि 5G में पीक Mbps जो पीक जो स्पीड मिलेगी हमें वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, लगभग 10 Gbps। ठीक है, बहुत स्पीड से काम होगा। इसके अलावा लेटेंसी का मतलब क्या हो गया कि जब हम कोई भी रिक्वेस्ट डालते हैं, रिक्वेस्ट डालने का मतलब मान लो वेब ब्राउज़र खोला या कोई भी एप्लीकेशन ओपन की, तो उसमें कितनी देर में वो रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, वो लेटेंसी टाइम होता है। वो लेटेंसी टाइम 4G में तो 10 to 100 मिली सेकेंड्स रहता है, जो कि 5G में ओनली 1 मिली सेकेंड हो जाएगा। इसका मतलब क्लिक करते ही ओपन होगा। ठीक है, बिल्कुल भी आपको फील ही नहीं होगा कि कहीं डिले आ रहा है। इसका मतलब हाई स्पीड और ज़्यादा डेटा रेट आपको मिलेगी, तो वो डेफिनेटली कनेक्टिविटी इंश्योर करेगी, राइट। इससे क्या होगा, एक तो शहरों में जो कंजेशन होता है ना, कंजेशन किसका, जिस तरीके से ट्रैफिक जाम हो जाता है रोड पे, वैसे ही हमारे यहाँ शहरों की बात करें तो एकदम से वर्कलोड बढ़ता है, तो नेटवर्क स्पीड एकदम डाउन हो जाती है पीक आवर्स में। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पाएगी। इसके अलावा स्पीड अच्छी मिलेगी तो क्विक रिस्पॉन्स हो पाएगा, वो काम अच्छे से होगा। ठीक है, और जिस तरीके की सर्विसेज 3G ने दी उससे बेटर 4G ने दी, 4G से बेटर सर्विसेज 5G देगा। और आज कोविड आउटब्रेक होने के बाद में आपको पता है कि हम कितना ज़्यादा इनको यूज़ करने लग गए हैं। जैसे कि कोई वीडियो कॉलिंग करनी है, स्ट्रीमिंग करनी है, तो उसमें भी और हेल्पफुल हो जाएगा। तो ऐसे में मेन जो कंटेंट था वो स्टैंड अलोन, नॉन स्टैंड अलोन, इसके लिए बताया है। तो शुरुआत में तो देखो USA का इनका डेटा दिया हुआ है, US हो, साउथ कोरिया हो, यहाँ पर स्टैंड अलोन से ज़्यादा नॉन स्टैंड अलोन है। ठीक है, स्टैंड अलोन तो है ना, वो ज़्यादातर यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर हैवी ट्रैफिक की ज़रूरत होती है, ज़्यादा इंटरनेट स्पीड की ज़रूरत है। बाकी नॉन स्टैंड अलोन के लिए हमारे जैसे जो कस्टमर्स हैं वो नॉन स्टैंड अलोन पे डिपेंड करते हैं। और डेटा क्या शो करता है दूसरे कंट्रीज़ के हिसाब से अगर देखें तो वहाँ पर आप देखो कि जितना 5G नेटवर्क है US में, साउथ कोरिया में, यहाँ पर वहाँ पे स्टैंड अलोन नेटवर्क केवल 10% है। रिमेनिंग 90% 5G नेटवर्क कौन सा है, नॉन स्टैंड अलोन। इसका मतलब 4G नेटवर्क को ही अपग्रेड करके यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है यूनाइटेड नेशन हाई सीज ट्रीटी। बेसिकली नेगोशिएशन चल रहे थे लगभग 168 कंट्रीज़ में, जिसमें एक यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन भी थी। बात क्या थी कि भाई कैसे ओशन या फिर मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ओशन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए एक ट्रीटी साइन होनी थी, एक एग्रीमेंट साइन होना था, पर वो नेगोशिएशन सैटरडे को फेल हो गए। ठीक है, ये नेगोशिएशंस किसके अंडर में चल रहे थे, यूनाइटेड नेशन के अंडर ही चल रहे थे, और न्यूयॉर्क में ये बातचीत चल रही थी। ओके, अब देखा जाए तो इस प्रपोज ट्रीटी का नाम क्या है वो हम जाने तो इस ट्रीटी को बोला जाता है पेरिस एग्रीमेंट फॉर ओशन। ट्रीटी का मेन काम क्या था कि बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, उसको प्रोटेक्ट करना। कैसे, आपको ये तो ध्यान होना चाहिए कि जब हम हमारी कोस्टल लाइन पे बेस लाइन क्रिएट करते हैं, जैसे हम जब भी बात करते हैं तो कोस्टल लाइन एकदम रेगुलर तो होती नहीं है, कुछ ना कुछ जिगजैग फॉर्म में ऐसा कुछ होती है। तो इस तरीके से ये जो बेस लाइन है यहाँ से लेकर के और लगभग आप इधर जाओगे तो आप 22 किलोमीटर्स तक आप नोटिस करो तो वहाँ पर क्या आ जाता है, मतलब कोस्टल लाइन, शोर लाइन जिसको बोलते हैं, उससे 22 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है जिसमें पूरा वाटर आ गया, पानी आ गया, उसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। और वैसे देखा जाए तो बेस लाइन से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इन एरियाज़ में तो एक्टिविटीज़ करनी अलाउड है, जो भी आप फिशिंग करना चाहते हो वो सारी। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो हाई सीज़ हैं, हाई सीज़ का मतलब 200 नॉटिकल माइल की जो डिस्टेंस है उससे ज़्यादा डिस्टेंस है, वहाँ पर जो ओपन ओशन है जिस पर किसी भी एक कंट्री का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, वहाँ पर जाकर क्या करते हैं ये अलग कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो फिशिंग करते हैं या फिर जो मरीन रिसोर्सेज हैं उनको ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो कुल मिलाकर के इसमें मेन कंसर्न क्या है
कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से भी दूर जाकर के लोग जो हैं वो वहाँ पर फिशिंग करते हैं और वहाँ पर हाई सीज में जाकर के इस मरीन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम वाली चीज़ है। तो उसको सेटल करना यहाँ पे मेन टास्क था, पर ट्रीटी नहीं हो पाई। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑन ऑफ सी, यूएन क्लॉज 1982 का लॉ है, उसी के अंडर में ये ट्रीटी साइन होने वाली थी और इसके लिए रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में 2017 को ले लिया गया था और इसके लिए डेट 2022 का ईयर फिक्स कर दिया था कि हाँ जी इस ट्रीटी को रेटिफाई कर दिया जाएगा। पहले तो कोविड की वजह से डिले हो गया, पर अब जब बातचीत हुई तो अल्टीमेटली इन्होंने फिर बाद में कोई कंसेंसस निकल के ही नहीं आई। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो हाई एम्बिशन कोलेशन है, हाई एम्बिशन कोलेशन कौन कौन से कंट्रीज़ का है, लगभग 100 कंट्रीज़ है, जिसमें इंडिया भी है, यूएस भी है, यूके भी है। ये क्या टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि 2030 आने तक हमें ओशंस के लिए 30x30 गोल्स अचीव करने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो वाटर लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं ना, उसी का ये पार्ट है। ठीक है, 30x30 गोल है, जिसमें क्या है कि 2030 तक ओशंस में 30% तक एरिया को हम प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो ये जो एम्बिशियस टारगेट है ना इन हाई एम्बिशियस कोलिशन का, जिसमें इंडिया भी है, लगभग 100 कंट्रीज हैं, ये 30x30 के अंडर में ही ये ट्रीटी साइन होनी थी, पर इस ट्रीटी को साइन होने में प्रॉब्लम आ गई। इसके साथ में जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, उसका ये कहना है कि ये ट्रीटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम आगे बढ़ती चली जाएगी। ओके, और आपको पता है यूएन क्लॉज के बेसिस पे ही ये डिवीज़न रहता है कि हाँ जी टेरिटोरियल वाटर्स कितने होते हैं। जैसे ये कोस्टल लाइन है, ठीक है, वहाँ से अगर आप यहाँ करो तो इस शोर लाइन से लेकर के बेस लाइन जिसको बोलते हैं, उससे लेकर के 22 किलोमीटर का जो पानी होता है, ये पूरा पानी इधर वाला ये हो जाएगा टेरिटोरियल वाटर्स, टेरिटोरियल सी होता है, और फिर 200 नॉटिकल माइल तक पहुंच जाओगे तो इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोल दोगे। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो यूएन क्लॉज 1982 के अंडर में ही इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी भी स्टैब्लिश की हुई है और दूसरे भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है कि कहीं पर मान लो कोई कंट्रीज़ के बीच में कोई इशू आया तो उनको सॉर्ट आउट किया जाए। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या हो रही है कि अनरेगुलेटेड मैनर में हाई सीज में ट्रॉलिंग हो रही है। ट्रॉलिंग का मतलब होता है एक्सेस में हंटिंग हो रही है, फिशिंग हो रही है, ठीक है, और ड्रिलिंग की जा रही है रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए। इसके अलावा ओशन इकोसिस्टम को थ्रेट और क्या है, ओशन वार्मिंग, लगातार टेम्परेचर राइज हो रहा है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे वर्ल्ड पेज पे जिसमें ये बताया है कि ग्रीनलैंड से एक आइस शीट है वो सेपरेट हो सकती है, और वो सेपरेट होने के बाद में वो जो आइसबर्ग है, पूरा बड़ी बर्फ़ का एक बड़ा सा लबादा है, वो मेल्ट हो गया तो कई इंचेस में हाइट बढ़ जाएगी ओशन लेवल की। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग भी एक चैलेंज है। इसके अलावा थर्मल एक्सपेंशन, भाई सीधी सी बात है, टेम्परेचर राइज होगा तो पानी का वॉल्यूम भी एक्सपेंड होगा, बढ़ेगा। इसके अलावा कोरल ब्लीचिंग की प्रॉब्लम है, अर्थ में जो आइस शीट है वो मेल्ट हो रही है। इसके अलावा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो ज़्यादा आएंगे, जैसे हरिकेन्स का आना इनका, और ओशन हेल्थ और बायोकेमिस्ट्री वो बिगड़ना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये सारे रिस्क हैं, एक्सेसिव रिस्क है ही। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा ये कहा जा रहा है कि शार्क्स हैं, रेज हैं, ये 2 फिशेज हैं, बोले ये एक्सटिंक्ट हो सकती है क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ट्रीटी का नाम आप याद रख लेना, पेरिस एग्रीमेंट फॉर द ओशन। पर इसके लिए अभी तक कोई कानून कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई है। हाँ, लॉज तो अवेलेबल है, बट ट्रीटी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, पर अभी इस तरीके की प्रोटेक्शन के लिए कोई ट्रीटी नहीं है जो ओशन हेल्थ को प्रोटेक्ट करे। ट्रीटी मीन्स एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट है डेस्टिनेशन मून एंड बियॉन्ड। देखो, वैसे नासा का एक स्पेस प्लान है आर्टेमिस 1, ये लॉन्च होना था मंडे को, पर कैंसिल कर दिया गया क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गए, और वो टेक्निकल ग्लिचेस जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक इसको लॉन्च नहीं किया जा पाएगा। ठीक है, लॉन्चिंग कहाँ से होगी ये आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ये है फ्लोरिडा वाला एरिया। ठीक है, फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर है, वहाँ से ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट है वो लॉन्च होने वाला था। वो फिर बाद में अर्थ के इस तरीके से रोटेट करके फिर अर्थ की ऑर्बिट को छोड़ के अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, मून के पास, मून के चारों तरफ इस तरीके से रोटेट करेगा, और मून के चारों तरफ सर्कल करेगा लगभग 1 महीने के लिए। ठीक है, और 1 महीने के सर्कल करने के बाद में फिर ये यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, और फिर वापस से अर्थ की तरफ आएगा,
और आने के बाद में यहाँ पे पैसिफिक ओशन में जो बलून है उनके थ्रू, पैराशूट्स के थ्रू नीचे आ जाएंगे। इसमें कोई अभी ह्यूमन नहीं भेजे जा रहे हैं, बट हाँ जो हमारी बॉडी में जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, उन बॉडी पार्ट्स जो बनते हैं, वो मटेरियल वहाँ पे भेजा जाएगा। देखा जाएगा कि उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, सर्वाइवल कितना क्या पॉसिबल है, वो सारा। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ये पाथ तो आपने समझ लिया, और साथ में यहाँ पर आप देखोगे ना, एक तो लैंडर और रोवर तो जाएगा मून पे, राइट? नहीं, लैंडर और रोवर नहीं जाएगा, केवल रोटेशन का ही काम है, सॉरी। ठीक है, 10 स्मॉल रिसर्च सैटेलाइट भी जाएंगे, क्यूबसैट, जो छोटी साइज के सैटेलाइट होते हैं, क्यूब सैटेलाइट, वो भी जाएंगे। ठीक है, तो नासा का ये आर्टेमिस 1, ये प्रोग्राम आप याद रखोगे। ओके, चलिए अब इसमें क्या है क्या नहीं। अब देखो, मून पे अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर मार्स और दूसरे जो और सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनको भी एक्सप्लोर करने की प्रोग्राम है। वैसे आज से अगर देखा जाए तो लगभग 50 साल पहले यूएसए ने अपोलो मिशन चलाए थे। 6 अपोलो मिशन थे जिसमें ह्यूमन भी सेंड किया गया था। 1969 से 1972 के बीच में ये प्रोग्राम चला था, अपोलो प्रोग्राम। ठीक है, मेन काम क्या था? एक्सप्लोर करना था मून को। पर अब की बार जो एक्सप्लोरेशन है वो थोड़ा सा एडवांस्ड है, क्योंकि उस टाइम पर तो कंपटीशन के चलते था। एक तरफ यूएसए, एक तरफ यूएसएसआर। यूएसएसआर ने स्पुतनिक पहले ही लॉन्च कर दिया था, तो कंपटीशन था कि भाई यूएसए जो है वो जल्दी अपनी ह्यूमन प्रोजेक्ट को भी लॉन्च करेगा, और मार्स पे फिर बाद में भेजा ही था अपना खुद का अपोलो प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब देखो, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, इनको भी एक्सप्लोर करना है। ये भी देखना है कि किस तरीके से परमानेंट स्पेस लेबोरेटरीज हैं, उनको हम आगे ले जा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आपको पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलरेडी काम कर ही रहा है कई सालों से। वैसे तो ये आउटडेटेड होने वाला है, एक शायद ये 2022 या 2023 का लास्ट है। अब चाइना अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे में अपोलो मिशन के बाद में अब आर्टेमिस 1 जो प्रोजेक्ट है, इसमें भी यही प्रोग्राम है। पर फर्क इतना सा है कि एक्सप्लोरेशन में अब क्वेश्चंस थोड़े अलग हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो वाटर की अवेलेबिलिटी देखी जाएगी। दूसरी, ये जो क्यूब सेट्स भेजे जा रहे हैं ना, छोटे सैटेलाइट्स, उनका काम ही यही है, अलग अलग एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना। उनमें टारगेट क्या रहेगा कि हाँ जी, कहाँ पर पानी है कि नहीं, हाइड्रोजन और हीलियम का कंटेंट मिलेगा कि नहीं, वहाँ पर से लूनर सरफेस पे क्या कोई लेबोरेटरी या सैटेलाइट तैयार करने पॉसिबल हो पाएंगे, जिससे कि उनको फिर बाद में फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए लॉन्च किया जा सके, मून से लॉन्च किया जा सके। इस तरीके की चीज़ों पर काम किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए, ये आपको मैंने बता ही दिया ऑलरेडी कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी वो चेक करनी है। ओके, और इसमें ये अपोलो मिशन जो था, ये स्पुतनिक के बाद में 12 साल बाद में लॉन्च हो ही गया था। ये सारी चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। ओके, चलिए, क्यूब सेट्स हैं वो अपना अपना काम कर ही लेंगे। ओरियन स्पेसक्राफ्ट, अच्छा, ये जो स्पेसक्राफ्ट जो मेन जो रॉकेट होगा ना, जो लेकर के जाएगा, जब ये टेक्निकल ग्लिचेस ठीक हो जाएंगी तब उसके बाद में उस रॉकेट का नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रॉकेट है। इसकी हाइट देखो आप, 98 मीटर्स की तो हाइट है इसकी। ओके, लेंथ मतलब टॉल रहेगा, और लगभग 2500 टन का वजन रहेगा। फिर उसके बाद में इस रॉकेट को जैसे ही डिटैच होगा, फिर वहाँ पर स्पेसक्राफ्ट एक्टिवेट हो जाएगा जिसका नाम है ओरियन। वो फिर बाद में 36,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेकर के जाएगा, और मून का फिर बाद में ये पूरा ट्रेवल होना है ही। तो ये थोड़ा नाम रख लेना भाई, आर्मिस्टी, ये जो प्रोजेक्ट है आर्टेमिस, ये किसका है, क्या है। ठीक है, अच्छा, एक कमेंट आता रहता है बार बार कि सर लाइन बाय लाइन पढ़ाओ। देखो, लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा ना तो 5-6 घंटे की क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो आपको मैं न्यूज़पेपर शेयर कर देता हूँ, आप एक दिन डिले से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आराम से पहले वीडियो देख लो, फिर न्यूज़पेपर पढ़ लो। लाइन बाय लाइन में बहुत डिले हो जाएगा, हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो, पर इसमें मैं टाइम भी थोड़ा हमारा बच, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी कर देता हूँ समझाने के चक्कर में। ठीक है, नेक्स्ट है, यूएसए के स्टेट कैलिफोर्निया ने अनाउंस किया है कि 2035 तक जितनी भी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, उनको हटा दिया जाएगा। ये लैंडमार्क पॉलिसी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उस स्टेट से जो सबसे ज़्यादा कार या फिर सबसे ज़्यादा प्रॉस्पर स्टेट कंसिडर किया जाता है आजकल। ठीक है ना, और टारगेट के लिए प्रोग्राम क्या है, देखो 35% तक तो लिमिटेशन ला देनी है। ठीक है, इसी 2026 तक। फिर 68% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला देने हैं 2030 तक, और 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएंगे 2035 तक। तो ये प्रोग्राम है। तो पहला 2026 का प्रोग्राम है 35% तक लिमिट करना,
कि हाँ भाई व्हीकल जो हैं उनमें ज़्यादातर कौन आएंगे, ज़्यादातर ये आ जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फिर 2035 तक 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लॉन्च करने का प्रोग्राम है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस तो सबसे बड़ी चीज़ है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पर यह है कि अब धीरे धीरे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भाव तो थोड़े सस्ते ही होंगे, कस्टमर अफोर्ड कर पाएंगे इजीली। हमारे लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने भी टारगेट रखा है कि 2030 तक हमारे जितने भी नए व्हीकल्स बनेंगे 2030 में, ठीक है, उनमें से 65% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगे, ईवीज होंगे। पर थोड़ा सा टफ है टास्क। कैसे? हमारे देश में अभी कितने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चल रहे हैं? लगभग 6.38 लाख। ठीक है, 2012 से ईवीज हमारे यहाँ पे लॉन्च हो गए थे, जो कि टोटल व्हीकल स्ट्रेंथ का केवल 1% है। ले जाना कहाँ चाहते हैं? 65%। बहुत मुश्किल है। पर इसमें एक सिल्वर लाइन भी है। क्या? कि 15 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए अपनी पॉलिसीज बना ली है। तो कुल मिलाकर के माहौल तो बन रहा है, अब अचीव कितना होता हुआ देखने वाली बात है। बाकी ये टारगेट जरूर याद रखोगे कि 2030 तक हमें 65% जितने भी न्यू व्हीकल्स लॉन्च होंगे उनमें 65% क्या होंगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या आउटकम होता है क्या नहीं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए फ्रंट पेज पे। देखो, एनसीआरबी ने डेटा रिलीज किया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने, और उसमें ये पता पड़ रहा है कि जो डेली वेजर्स हैं, ठीक है, सुबह से लेके शाम तक काम किया, अपना भत्ता लिया, घर पहुंच गए, उनकी सुसाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब जितने सुसाइड केसेस आए हैं ना, उनमें से 25% तो सुसाइड केसेस उनके हैं जो डेली वेजर्स हैं। मतलब ये कि कोविड के बाद में इनकम क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, जैसे देखा जाए तो सुसाइड के टोटल केसेस कितने हैं? 1,64,033 सुसाइड्स। ठीक है, 2021 की बात हम कर रहे हैं। इनमें से 1/4 25% लगभग कितना आ रहा है? 42,004। ये 25.6% इतना लोग जो थे वो डेली वेज अर्नर्स थे। ठीक है, और इस रिपोर्ट का नाम जो है एनसीआरबी ने जो रिलीज़ किया, इसका नाम है एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा डेली वेजेस वाले में पहले की अगर बात करें कंपैरेटिवली तो उसमें राइज ही देखने को मिला है। कोविड आउटब्रेक से पहले जितने सुसाइड केसेस होते थे उनमें डेली वेज अर्नर्स थे वो 23% के लगभग अपना पार्ट लिया करते थे, पर अब की बार तो 25% आ गया। इसके अलावा नेशनल लेवल पे जो सुसाइड नंबर्स हैं उनमें भी अगर देखो तो वो भी राइज हुआ है सुसाइड केसेस में 7.17% 2020 के कंपैरिजन में 2021 में। और डेली वेज अर्नर्स का जो ग्रुप है उसमें कितने लोगों की सुसाइड डेथ राइज हुई है? 11.52%। तो ये क्राइसिस को शो करता है कुल मिलाकर के। एक पॉइंट यहाँ पर ये है कि एग्रीकल्चर की वजह से जो डेथ्स हुआ करती थी एग्रीकल्चर में, जो पीजेंट्स थे, वहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर में क्राइसिस थोड़े कम हैं। पर एक चीज़ तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि लोअर इनकम कैडर में जो भी सोसाइटी का सेक्शन रहता है उनको कितने नुकसान है। आप जहाँ पर भी हो अपने आप को खुद एनालाइज करो कि हम कहाँ पर हैं, कितने खुश नसीब हैं, कितनी परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई हैं, हम भी समझ सकते हैं। ये चीज़ एकदम क्लियर होती है यहाँ से। दूसरा, साथ में ही यही एनसीआरबी का डेटा ही है, इसमें भी बच्चों के अगेंस्ट में जो क्राइम्स हुए हैं उनमें 36% केसेस तो पोक्सो एक्ट के अंडर में है। पोक्सो का फुल फॉर्म है, ये 2012 का एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़ एक्ट। ठीक है, तो आप देखो एनसीआरबी के हिसाब से लगभग 1,49,404 केसेज आए हैं बच्चों के खिलाफ में जो भी अब्यूज़ हुआ है उनमें से 53,874 लगभग 36.05% ऐसे केसेज हैं जो कि पोक्सो के अंडर आए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो सेक्सुअल अब्यूज़ अगेंस्ट चाइल्ड या सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, उनकी बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ पर आए हैं? अगर हम रेट के हिसाब से देखें परसेंटेज वाइज तो सिक्किम, दूसरे पे केरला, तीसरे पे मेघालय, चौथे पे हरियाणा और पांचवें पे मिजोरम। और पोक्सो के अंडर में जो केसेस हैं उनकी बात करो तो सबसे ज़्यादा यूपी में है 7,129, फिर महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश, बाकी लिस्ट लंबी है। फिर हम बात करें कि जो परसेंटेज टर्म है कि भाई सबसे ज़्यादा बच्चों के खिलाफ में जो क्राइम हुए हैं, ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस क्राइम का रहा है? उसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहा किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। ठीक है, अपहरण वाला। ठीक है, और फिर उसके बाद में पोक्सो। ठीक है, तो ये सिनेरियो जो है वो शो करता है कि क्राइम किस जगह पे है। तो इसमें वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, राइट।
तो ये डेटा जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो आप याद रखोगे, ध्यान रख लेना, लिख लेना कहीं पे। एग्रीकल्चर लेबर की अगर बात करें तो उसकी डेफिनेशन क्या है एनसीआरबी के अकॉर्डिंग? वो पर्सन जो प्राइमरीली काम कहाँ करता है, खेती से रिलेटेड, चाहे एग्रीकल्चर करे चाहे हॉर्टिकल्चर करे, और उसकी इनकम का मेन सोर्स है वो भी एग्रीकल्चर से ही आता है। ठीक है, अब आप देखो एनसीआरबी में जो सुसाइड के जो डेटा आते हैं वो अलग अलग, लगभग 9 अलग अलग प्रोफेशन से एसोसिएटेड लोग होते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स भी हैं, सैलरीड प्रोफेशनल पर्सन भी आ गए, डेली वेज अर्नर आ गए, रिटायर्ड पर्सन, अनएम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, वो सारे। वैसे देखा जाए तो इस ग्रुप में ये जो सेक्शन है पूरा, इस ग्रुप में आप देखो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है ना, उनमें भी सुसाइड जो केसेस हैं वो बढ़े हैं। ठीक है, आप देखो 2021 में 20,231 केसेज हैं, जो कि 2020 में कितने थे? 17,000 केसेस थे। तो 16.73% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल सुसाइड के केसेस में। ठीक है, इसके अलावा अनएम्प्लॉयड पर्सन है, उनकी अगर बात करें तो सुसाइड रेट उनमें डिक्लाइन हुई है, ये चलो अच्छी बात है। हाउस वाइफ्स की बात करें तो हाल वहाँ पर ख़राब है। ठीक है, अगर देखा जाए तो टोटल नंबर्स की अगर बात करें, जो हाउस वाइफ के खिलाफ में जो इंसिडेंट हुए हैं अब्यूज़ के, जो भी क्राइम्स हैं उनके, तो आप देख सकते हो 3.6% राइज हुआ है। 2020 में कितने केसेस आए थे? 22,374, और अब 23,179 आ गए। ठीक है, और टोटल जो सुसाइड के केसेस हैं उनमें से हाउस वाइफ के केस कितने हैं? 14.1%। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हो। स्टूडेंट सुसाइड है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, और वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप नोटिस करो कि सबसे ज़्यादा सुसाइड के केसेस कहाँ पर आए, अगर परसेंटेज वाइज देखें टोटल जितने केसेस हैं उनमें से, तो सबसे ज़्यादा तेलंगाना में, और दूसरे यूपी में, फिर पुदुचेरी, फिर आंध्र प्रदेश। लंबी लिस्ट है ये पूरी, देख सकते हो आप। ओके, और वैसे मेल फीमेल सुसाइड रेशियो देखो तो मेल 72.5% है और फीमेल 27.5% है। ये डेथ रेशियो, सुसाइड रेशियो है, ये जो अभी रिसेंटली डेटा रिलीज हुआ है एनसीआरबी के द्वारा। नेक्स्ट है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। इसकी बात करें तो उसमें बढ़ोतरी हुई है 15.3% की। एनसीआरबी का वही डेटा कंटिन्यू हो रहा है, बस दूसरे पेज पे है ये रिपोर्ट। ठीक है, तो पिछली साल की अगर बात करें, मतलब पिछला जो एनसीआरबी का डेटा था उसमें कितने केसेस रजिस्टर हुए थे? 3,71,503 केसेस महिलाओं के खिलाफ में जो भी अपराध थे उनके अंदर, और अभी बढ़कर के कितने हो गए? 4,28,278। ठीक है, और उसमें भी मेन जो है वो आप देखो, हस्बैंड के द्वारा जो क्रुएलिटी की जाती है या हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा जो क्रुएलिटी की जा रही है वो बढ़ रही है, वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, लगभग 31.8%। ज़्यादातर जो वुमेन के खिलाफ में केसेस आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक वुमेन की मतलब वो ये है कि आबरू पे हाथ डालना, या फिर क्या वो कि एक तरीके रेप का अटैम्प्ट करना, समथिंग लाइक दैट, तो उस केस में 28.8%। किडनैपिंग, एब्डक्शन, रेप हो चुका, मतलब रेप होना, वो सारी चीज़ें मिला करके ये सारी ओवरऑल वुमेन के खिलाफ में जो क्राइम हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में वो शो करता है। तो ये 2 पैराग्राफ्स हैं, ये शो करते हैं हाल क्या है वुमेन का अभी भी हमारी सोसाइटी में। वर्ल्ड बेस पे देखो, ये है वो ज़ॉम्बी आइस, ये है बड़ी सारी आइस। ठीक है, और ये जब ग्रीनलैंड से टूट करके सेपरेट हो जाएगी ना, तो ये मानो सी लेवल 10 इंचेस तक बढ़ जाएगा, लगभग 27 सेंटीमीटर। बहुत बड़ा आइसबर्ग है ये। ठीक है, ज़ॉम्बी आइस, थोड़ा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। देखो हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने अभी बेसिकली लॉन्चिंग की है ओडीओपी गुड्स की। ओडीओपी गुड्स का एक कैटलॉग लॉन्च किया है। ओडीओपी मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे देश में 750 के लगभग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी क्वालिटी, अपने फीचर्स हैं किसी एक प्रोडक्ट को लेकर के। तो उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना जिससे एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और साथ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट भी इस तरीके का एक प्रोजेक्ट लाने वाली है, जिसमें कि हम आसानी से अपना प्रोडक्ट बेच भी सकेंगे उस पर और ख़रीद भी सकेंगे। तो कंज्यूमर और सेलर दोनों को साथ मिलाना, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें। और गवर्नमेंट का जो ई मार्केट प्लेस है उस पर भी अभी इस स्कीम को कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, गिफ्ट कैटलॉग लॉन्च किया गया है। ठीक है, ई मार्केट प्लेस पे। तो उसी के टाइम पे बोला कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, टॉयज़, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनकरेज करेगी हमारे एक्सपोर्ट को। ठीक है,
तो इस डिस्कशन में जो भी चीज़ें थी, ये ODOP के बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लेना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में, और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में भी एक बार देख लेना। डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।